नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जेसीओआरटी रिटन टेस्ट। देखिए, आपको जेसीओआरटी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी, बहुत सारा कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है, लेकिन रिटन टेस्ट के बारे में कि कैसे इसकी तैयारी करें, कहाँ से करें, आपको क्या-क्या टॉपिक्स करने पड़ेंगे, उसके बारे में कहीं कोई विस्तार पूर्वक जानकारी अवेलेबल नहीं है, जिस कारण से मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। जेसीओआरटी यानी कि धर्मगुरु रिलीजियस टीचर, जैसे कि ये हैं सिविल वर्दी में, आगे पंडित जी और फिर पीछे ज्ञानी जी, मौलवी जी और इस प्रकार से, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़े, मैं एक बार थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर, आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे जेसीओआरटी के, और मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। मैं ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से हूँ। यहाँ पर हम लोग ऋषिकुल संस्कृत विद्यापीठ भी चला रहे हैं, जिसमें कि हरियाणा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, नर्सरी से 12वीं तक। और ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी ईमेल आईडी है। आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप हमसे जुड़े रहें, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जानकारी को आगे जितना ज़्यादा हो सके उतना फैलाएँ। धन्यवाद। चलिए, हम लोग पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा गोल सेटिंग के बारे में दोस्तों। गोल्स हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। जैसे कि आपने एक संदर्भ सुना भी होगा कि आचार्य द्रोण जब पूछते हैं अर्जुन से कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन क्या कहता है कि मुझे चिड़िया की सिर्फ़ आँख दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जबकि उसके और दोस्तों को, भाइयों को कोई पेड़ दिख रहा था, किसी को फल दिख रहे थे। तो आपको जो है, मैंने ये बात इसलिए कही कि आप अपना गोल सेट कर लें कि मुझे जेसीओआरटी के लिए तैयारी करनी है और मुझे जेसीओआरटी ही क्लियर करना है। तो आपको यहाँ पर जो है वो जेसीओआरटी ही दिखना चाहिए दिन-रात, आपका ये गोल होना चाहिए। तो उसके लिए जब तक आपका गोल निर्धारण नहीं होता, तब तक आप अपनी सही दिशा के अंदर नहीं बढ़ पाएँगे दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपको जो है, गोल सेट आपने कर लिया, गोल के बाद आपको एग्ज़ाम का पैटर्न देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको गोल अचीव करने के लिए एक सही दिशा में तैयारी करनी है। देखिए, इसमें 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर होगा जनरल नॉलेज का। इसके अंदर क्या-क्या आएगा, हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन्स होंगे, जो कि 100 मार्क्स के हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और पास मार्क्स जो हैं आपके, वो सिर्फ़ 40 हैं। यानी कि 20 क्वेश्चन्स करने के बाद भी आप पास हो जाओगे। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन 50 में से जो आपको बिल्कुल कन्फर्म 20 क्वेश्चंस आते हैं ना, पहले वो करने हैं आपने। उसके बाद आपने रिस्क नहीं लेना, आप 25 तक क्वेश्चंस कीजिए या 30 तक कीजिए, उसके ऊपर जितना बढ़ेंगे, जितने तुक्के मारेंगे, वहाँ पर टेंडेंसी क्या है नेगेटिव मार्किंग की। तो आप जितने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी आपको मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे धकेलती है। तो आप जो कन्फर्म क्वेश्चंस आएँ, वही अटेम्प्ट करें। अब बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 क्या होगा? देखिए, जनरल नॉलेज का ये तो क्वेश्चन पेपर सबके लिए कॉमन है, चाहे वो पंडित के लिए अप्लाई कर रहा हो, चाहे वो गोरखा उसके लिए, चाहे वो मौलवी के लिए या फिर पादरी के लिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, वो आपके रिलीजियस डिनोमिनेशन का होगा। यानी कि आपने हिंदू पंडित के लिए अप्लाई किया है, तो अधिकतर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर से होंगे। यहाँ पर भी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने आएँगे, जो कि 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है। ऐसे ही ये टोटल 100 मार्क्स के हो जाएँगे और आपको पास होने के लिए दोस्तों फिर से 40 नंबर का ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए इसमें। तो वहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि 20 जो सबसे कन्फर्म क्वेश्चंस आते हैं, आपको पहले वो कीजिए। उसके बाद 5 वो क्वेश्चंस कीजिए जो आपको, जिनमें 80% से 90% आप श्योर हैं कि इसका आंसर ये है। उसके बाद आपका अगर श्योरिटी का लेवल घटता चला जाता है, तो आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करें, रिस्क ना लें, आप और ज़्यादा नीचे चले जाएँगे मेरिट लिस्ट में अन्यथा। चलिए बात करते हैं कि सिलेबस आपका क्या होगा पहले पेपर का।
जो कॉमन पेपर है ना जनरल नॉलेज का, उसका सिलेबस क्या होगा, कहाँ से पेपर आएगा। अधिकतर इसके अंदर सीबीएसई की जो या स्पेस आपका जो स्टेट बोर्ड है वहाँ की, मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी की आप जो बुक्स हैं ना वो पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की जो 12वीं तक की जो बुक्स हैं वो आप पढ़ लीजिए, उनमें लगभग सारा का सारा कवर हो जाता है। देखिए, कुछ तो जनरल नॉलेज में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो चेंज नहीं होते, जिनमें रेगुलर अपडेट्स नहीं होते, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर क्या अपडेट होएगी? कल्चर, जो कल्चर हमारा है, दूसरे स्टेट्स का है और दूसरे पड़ोसी देशों का भी, जो आपके साथ लगते जो देश हैं, वहाँ का भी कल्चर से आपको अपडेट लेनी पड़ेगी। सिर्फ़ अपने भारतीय कल्चर से ये लोग क्वेश्चन पूछें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ज्योग्राफ़ी आपको अपने भारत की भी पता होनी चाहिए और आस-पास जो हमारी बाउंड्रीज़ लगती हैं जिन देशों की, उनकी तो बिल्कुल ज़रूर, कि भई जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन-सी रेखा है, चीन के बीच में कौन-सी रेखा है जो विभाजित करती है दोनों देशों को। मैकमोहन, रेड क्लिफ, इस टाइप की जो भी हैं आपको पता होनी चाहिए। एंड हू इज़ हू, यानी कि आज के दिन कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन राष्ट्रपति है, कौन किस मंत्रालय का मंत्री है, कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री है, बाई फेस और उनकी कोई केस स्टडी पढ़ लें तो आपको वो हमेशा याद रहेंगी। अब एब्रीविएशंस आता है, एब्रीविएशंस क्या होते हैं दोस्तों? किसी विभाग को शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग जो लिख देते हैं ना, जैसे कि जेसीओआरटी, इसकी फुल फॉर्म होती है जी जूनियर कमांडिंग ऑफिसर रिलीजियस टीचर। ऐसे ही एनसीईआरटी, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो एब्रीविएशंस इस प्रकार से पूछी जाती हैं। स्पोर्ट्स में आपको रेगुलर अपडेट रखनी पड़ेगी कि कौन-सा खेल कब कहाँ हुआ, किस किसको कौन-सा अवार्ड मिला, प्राइज़ेज़ कौन से मिले, ठीक है? टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी कि किस चीज़ को शॉर्टकट फॉर्म में कैसे बोला जाता है, ठीक है? अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसकी कितनी कमांड है, कब उसका गठन हुआ, ठीक है? कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स हमारे देश में कितने हैं, इन्वेंशंस क्या हुए हैं, डिस्कवरीज़ क्या हुई हैं। आज के दिन मैं यहाँ पर थोड़ा बोलना चाहूँगा कि आपको मेडिसिन्स के बारे में, कि भई कौन से देश ने किसकी डिस्कवरी करी है, कौन-सी मेडिसिन की, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस वो पुट कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, जबकि आपको इसके अंदर ये भी देखना है कि कितने संशोधन हो गए, कौन से वाले संशोधन में किस चीज़ के ऊपर बात की गई थी, लेटेस्ट जो संशोधन हुआ वो किसके बारे में था, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉमन क्वेश्चंस का ज़माना नहीं है, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, तो आपको अपडेट भी उस हिसाब से रखना पड़ेगा अपने आप को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रेड क्रॉस है और कौन-सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश में काम कर रही हैं, डब्ल्यूएचओ है, उनके बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी चाहिए। बुक्स और ऑथर्स उन बुक्स के कौन हैं, लिखी किसने है, लेखक कौन है, उनके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए। अब नॉलेज एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया, जो इवेंट्स इम्पोर्टेंट क्या-क्या हुए देश के अंदर, उनका उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पे कौन से हुए, हाउडी मोदी कब कब हुआ था मोदी का इवेंट, और भारत में जब ट्रम्प आए थे तो उस इवेंट को क्या कहा गया, कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया, कौन उसके ऑर्गेनाइज़र थे, कितना खर्च हुआ, इस टाइप की बातें, उसके टॉपिक्स क्या थे, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड में कौन-कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ कौन है, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग कैसे दिखते हैं, उनकी फ़ोटो दिखाकर पूछा जा सकता है आपसे कौन है, क्या करते हैं, ठीक है? इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। तो जनरल नॉलेज के लिए आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, कोई बुक से काम नहीं चलेगा कि आपने किसी उसकी बुक ले ली और बुक से काम चल गया, बिल्कुल नहीं चलने वाला। आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? अब न्यूज़पेपर के अलावा आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पर, उपकार का एक प्रतियोगिता दर्पण नाम की मैगज़ीन आती है, जो कि आपको हर महीने आपको लेनी है। उसमें एक कंसोलिडेट सारा जो है ना डाटा कर दिया जाता है कि भई सारे न्यूज़पेपर्स में कि इस महीने में क्या-क्या अपडेट्स हुई, तो वो आपको बिल्कुल अपडेट रहेगा, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा इसमें। रीज़निंग वगैरह के भी ऑफ़ कोर्स उसमें ऑप्शंस होते हैं, वो आप छोड़ दें क्योंकि आरटी में वो नहीं आते, हालाँकि मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आपको वो भी करने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पेपर की। जो दूसरा पेपर आपका आएगा, वो आएगा पंडित, मौलवी, ग्रंथी, पादरी, मॉन्क, आप किस में से आप करना चाहते हैं?
तो हम तो बात कर रहे हैं हिंदू पंडित्स के बारे में, बिकॉज़ हमारा संस्कृत महाविद्यालय है, हम अधिकतर हिंदू पंडित्स के लिए कर्मकांड और ये कराते हैं, तो हमें जानकारी भी इसके बारे में है। हाउएवर, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको दूसरे धर्म और संप्रदायों के बारे में भी थोड़ी-थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपसे पंडित के बारे में ही कुछ पूछें। वो आपसे दूसरे धर्म ग्रंथ और संप्रदायों के बारे में भी पूछ सकते हैं, जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो रिचुअल्स हमारे क्या हैं, रिचुअल्स के बारे में, या आप हिंदू पद्धति से धार्मिक हिंदू धार्मिक पद्धति से हम कैसे हवन यज्ञ करते हैं, किस समय पर कैसा, किस मौके पर कैसा अनुष्ठान होता है, ठीक है? उसके लिए आप जैसे कि दुर्गा सप्तशती का कैसे अनुष्ठान होता है, कौन-सा चैप्टर कब पढ़ते हैं, ठीक है? षोडशोपचार क्या होता है? आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? कैसे करेंगे, उसके लिए मंत्र कौन-सा है? इस टाइप की ये सारी चीज़ें आपसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स होते हैं, उनमें पूछी जाएँगी, ठीक है? तो रिचुअल्स क्या हैं, हमारे त्योहार कौन-कौन से हैं, कौन-सा त्योहार क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसका इतिहास क्या है, कौन क्या था इतिहास में, ठीक है? किसी का नाम लेके पूछ सकते हैं कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का क्या संबंध था, ठीक है? कुंती के साथ क्या संबंध था? इस टाइप के भी शास्त्रों में से हिंदू जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें से क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। महर्षि गौतम कौन थे? ठीक है? तमिल भाषा का शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में किसने आविष्कार किया? बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे बनते हैं, वो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो आपको वो सारे के सारे एक बार रिवाइज़ कर लेने हैं, डिस्कशन कर लेना है, ठीक है? मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स में से भी ये क्वेश्चन्स लिए जा सकते हैं। जैसे कि कोई मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपके शास्त्रों में रहती हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं। हालाँकि इंडियन आर्मी ने ये डिक्लेयर किया है कि ये सारा कम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, इसके अंदर से कोई भी टॉपिक्स आए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो कोई ज़रूरी नहीं है। इन्होंने कहा है कि जनरल अवेयरनेस जो आपके सराउंडिंग में जो हो रहा है, उसके लिए आपको जो सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। क्वेश्चन जो डिज़ाइन किए गए हैं, वो करंट इवेंट्स में से अधिकतर आएँगे, और जो आपकी जिससे कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन पता चले कि आप कैसे ऑब्जर्वर हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किए जाते हैं। और अधिकतर इन्होंने कहा है कि सीबीएसई का जो सिलेबस होता है उसमें से आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा करेक्शन करना चाहूँगा कि शास्त्री कोर्स सीबीएसई नहीं कराती। वो अधिकतर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि हमारे घर हरियाणा में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, अभी संस्कृत यूनिवर्सिटी भी आ गई है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। तो आपके स्टेट में भी होंगी ये। तो जो शास्त्री कोर्स और आचार्य कोर्स है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं अधिकतर, संस्कृत यूनिवर्सिटीज़। तो आपको आपका जो सिलेबस शास्त्री का भी तो जो था ना, वो भी आपको एक बार देखना है। उसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आ सकते हैं। नीति शतक हो गया, और भी धर्म ग्रंथ हो गए, उनमें से भी, शास्त्रों में से भी क्वेश्चन्स लिए जा सकते हैं। अब बात आती है कि मैं रिकमेंड क्या करूँगा फर्स्ट पेपर के लिए। आप अरिहंत की बुक्स ले सकते हैं। अरिहंत अच्छा पब्लिशर है, जेसीईआरटी के नाम से इन्होंने बुक निकाली हुई है। कुछ इसमें पुराने भी आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। अब उपकार के भी आते हैं। उपकार की तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रतियोगिता दर्पण भी आपने लेनी है। हर मंथ वो आती है मैगज़ीन, वो हर मंथ पे, हर क्वार्टर पे आपने लेनी है। उसमें सारे न्यूज़पेपर्स का और करंट अफ़ेयर्स का सारा कंसोलिडेट कर देते हैं वो पढ़ना है। और आर गुप्ता की भी आप बुक ले लीजिए। ये कोई ज़्यादा महँगी नहीं है, 100-150 रुपए के आसपास की हैं। आपको अमेज़न वगैरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी मिल जाती हैं। आपको सारी ही पढ़नी पड़ेंगी, एक में काम बिल्कुल नहीं चलता दोस्तों। अब पेपर 2 के लिए मेरी रिकमेंडेशंस क्या हैं? इसमें आप राम सिंह यादव की बुक ले लीजिएगा, श्री कृष्णा पब्लिकेशंस की। इसमें आप इनके अभ्यास पेपर भी हैं, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं, ये भी राम सिंह यादव के हैं। अरिहंत ने भी ऐसे कुछ दिया है, वो आप पढ़ लीजिए। लेकिन पेपर 2 का कुछ भी कन्फर्म नहीं होता, उसके लिए मेरी कुछ और रिकमेंडेशंस भी हैं आपके लिए। देखिए, ये आप इनको एडवाइस समझिए या फिर सजेशन समझिए। आपको एक सक्सेस पानी है, जेसीईआरटी का आपने जो पेपर है वो क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, और सारी ही प्रोसेस से गुज़र के आपको कामयाबी
चाहिए तो उसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं दोस्तों। आपको कोई भी कोचिंग सेंटर आपके आस-पास में हो जो अच्छा नाम है उसका, वो आप जॉइन कर लीजिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का ज़माना टेक्निक्स का है। ठीक है, आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी बात, आपके सब्जेक्ट का आप महारथी हैं, लेकिन आपको टेक्निक्स भी आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपको कितना समय मिल रहा है, उस समय में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है? तो बहुत सारी टेक्निक्स आज के दिन के कोचिंग सेंटर्स आपको अपडेट कर देंगे कि कैसा पैटर्न चल रहा है आज के ज़माने में, तो आप उससे अपडेट हो जाएँगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आप अपने आस-पास में ढूँढ लीजिए, अदरवाइज़ आईसीएस करके है हरियाणा का, जहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे लेवल पर सिखाई जा रही हैं और उनका मेरे ख़्याल से 3000 से लेकर के 6000 रुपए तक का कोई कोर्स है। कोई ज़्यादा वो नहीं है, पूरे साल का इतनी फ़ीस है। आप फ़ीस कम है उसके ऊपर मत जाइए, ये लोग क्वालिटी भी देते हैं। तो क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संस्कृत से जुड़े हुए जो गुरुकुलों के विद्यार्थी हैं, हमारे ब्रह्मचारी हैं, वो अधिकतर फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनको क्वालिटी मिल जाए और कम प्राइस में मिल जाए, इसलिए मैंने इनका नाम बताया, अदरवाइज़ मेरा कोई सरोकार नहीं है इनसे। आप अपने आस-पास किसी भी कोचिंग सेंटर को जॉइन करें, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है एटलीस्ट फॉर पेपर 1। और पेपर 2 की बात आती है तो वो कोई भी कोचिंग सेंटर मेरे ख़्याल से इतना सक्षम नहीं होगा कि आपको पेपर 2 की भी तैयारी करा दे। हालाँकि आपके आस-पास में कोई गुरुकुल है या संस्कृत के विद्यार्थियों का, ब्रह्मचारियों का कोई ग्रुप आपको फ़ेसबुक पे मिल जाए या कहीं आपको सोशली मिल जाए, जहाँ पर आप सार्थक चर्चाएँ कर सकें, तो मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, इस प्रकार का काम आप अवश्य करें। दूसरा, कंटिन्यू प्रैक्टिस टेस्ट। साथियों, आपको प्रैक्टिस टेस्ट करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाएँगे, ये आईसीएस वाले भी कराते हैं, जिससे आपको अपने आप का ये पता लग जाएगा कि मैं कितने समय ले रहा हूँ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। और यहाँ पर क्या होगा, आईसीएस कंपोज़िट कोर्स कराता है। इससे क्या होगा कि आप दूसरे भी जो कोर्सेज़ हैं, क्लर्क है या कोई और कोर्सेज़ हैं, आप वैकेंसीज़ आती हैं, उनके लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलो योर डेली शेड्यूल ऑफ लर्निंग। आपको लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है दोस्तों। ये आपको हर रोज करनी है। अपने आप को 0 से लेकर के 10 तक मार्क्स देने हैं कि आज मैंने कितना पढ़ा, कुछ प्रोडक्टिव किया कि नहीं किया। अगर आप पहले दिन प्रोडक्टिव ना कर पाएँ तो अगले दिन आपको उसकी क्षतिपूर्ति करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। डू नॉट फॉरगेट अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइज। तो आप रिटन टेस्ट की तैयारी के चक्कर में फिजिकल एक्सरसाइज ना भूल जाएँ, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिजिकल एक्सरसाइज जब आप करते रहते हैं तो रिटन टेस्ट को भी क्लियर करने का या सीखने का जो एक माइंड की भी जो एक्सरसाइज है, वो फिजिकल एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है, डिस्कस विद योर फेलो एस्पायरेंट्स एंड ऑन वेरियस टॉपिक्स। जो आपके साथी हैं जो इसी चीज़ की जेसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं, उनका ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, एक दूसरे से डिस्कस कीजिए कि आपने क्या किया। डिस्कशन से साथियों चीज़ें याद रहती हैं। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने आप के साथ स्ट्रॉन्ग अफ़र्मेशन, यानी कि एक ऐसी पॉजिटिव बातें कीजिए जैसे कि आप अभी सेलेक्ट हो चुके हैं जेसीईआरटी के लिए, और जेसीईआरटी जैसा आचरण करता है वैसा आचरण आप शुरू कर दें, तो आपका भी वो स्टैंडर्ड हो जाएगा जो जेसीईआरटी के लिए चाहिए। तो आप निश्चित तौर पर जेसीईआरटी बनेंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप जेसीईआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन फ्यूचर मैं आपके लिए और भी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप निसंकोच मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई टॉपिक के बारे में आप हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया करके आप हमें सूचित कीजिए। आप हमसे फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका भी। आपसे अंत में निवेदन यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि वो इस प्रोसेस को फॉलो करके कामयाब हों अधिक से अधिक। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इसका अंत करता हूँ वीडियो का। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए कृपया करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। धन्यवाद है। जय तु संस्कृत, जय तु भारत।